जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस हम 2:10 पे स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने कोर्स को आज से इंशाल्लाह। तो अम, हमने कल कुछ गो थ्रू किया था चीज़ों को। आगे की तरफ चलते हैं हम कोर्स को लेके। मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एसईओ के बारे में मैं आप लोगों को पहले से एक्सप्लेन कर दूंगा और पहले से बता दूंगा, और उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए, मैंने आपको ये बात कही थी कि एसईओ जो है ना ये एक टाइम टेकिंग और
कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का प्रोसेस है। इस तरह नहीं, क्योंकि जो सर्च इंजन है बेसिकली उसको क्या करना होता है कि उसको आपकी वेबसाइट पर आना होता है, आपके डाटा को एसेस करना होता है, और फिर ये देखना होता है कि जो चीज जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके मुकाबले में जो दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं करंट सिनेरियो के अंदर, उन वो वो कैसे फॉलो कर रहे हैं, और फिर इस बेस के ऊपर उसने अपने कंज्यूमर को एक बेहतर रिजल्ट दिखाना होता है। तो मेरी बात को याद रखें कि जब आप एसईओ के अंदर आते हैं और एसईओ के अंदर काम करते हैं, तो आपको कम से कम 6 से 9 महीने जहन में रखना चाहिए अपने एसेट को डेवलप करने के लिए, या अपने एसेट के ऊपर काम करने के लिए इतनी मेहनत की आपको जरूरत है। फिर दिस जो चीज यहाँ के ऊपर जो एक कल चीज थी जो कि मैं भूल गया आप लोगों से करना, वो ये है कि इस बात को जहन में रखें कि चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग एसईओ के थ्रू कर रहे हैं, या चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग किसी और जरिए से कर रहे हैं जिसमें मीडिया बाइंग आता है, ये जो है वो सोशल मीडिया मार्केट आती है, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, इन दोनों तरीके, इन तीनों, ये जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं, आपको बजट की जरूरत होती है। चाहे आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसमें भी आपको बजट चाहिए, चाहे आप अपनी क्या उसको कहते हैं, एड चला रहे हैं, उसमें भी आपको बजट चाहिए है। जो मर्जी आप कर लें, इसके अंदर आपको बजट ही चाहिए होता है। बजट के बगैर जो है वो काम नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कितना बजट चाहिए, यहाँ पर एक सवाल, और ये हर किसी का सवाल होता है कि कितना बजट चाहिए। देखें, चूंकि मैं बाकी बजट्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा या बाकी बजट्स की तरफ नहीं जाऊंगा, उसके उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एसईओ के हिसाब से एक वेबसाइट का बजट बता देखें नॉर्मली। और इस चीज को समझ लें, बाद में मुझसे फिर बार बार एक ही चीज, बड़ी नॉर्मल सी चीज है, आप एक ही दफा समझ लेंगे तो समझ आ जाएगी। देखें, जब आप एसईओ करते हैं ना, तो आपका मेजर चंक ऑफ द बजट दो चीजों के ऊपर जाता है। यानी आपका 80 से 90% बजट इन दो चीजों के ऊपर जाता है। वो पहली चीज क्या है? वो पहली चीज आपका कंटेंट है। आपको आपको कंटेंट अच्छा सा लिखवाना होता है। अगर खुद लिख लेते हैं तो आपकी बचत हो जाती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप ग्रामेटिकली स्ट्रांग हैं, आप इंग्लिश को अच्छा लिख और समझ सकते हैं, आप खुद लिख लें। अगर आप नहीं लिख सक, और उसके लिए भी आपको कंटेंट लिखना मैं सिखाऊंगा, कि कंटेंट लिखने मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा लेकिन कंटेंट लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, आपकी मर्जी, आप खुद लिख लें। मैं आपको इस काबिल भी कर दूंगा कि आप अगर किसी से कंटेंट लिखवा रहे हैं तो एटलीस्ट उस कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ यार, ये कंटेंट जो मुझे इस बंदे ने लिख के दिया है, मैं इसको आइडेंटिफाई कर लूं कि क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने अब नॉर्मली मार्केट के अंदर क्या क्राइटेरिया अच्छा कंटेंट चेक करने का, बस किसी तरह ये चेक कर लो कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है या नहीं। जबकि कंटेंट इससे बहुत आगे जा चुका है। अगर ए ठीक है, मैं एआई जनरेटेड कंटेंट को पसंद नहीं करता, और मैं भी एआई जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ हूं, मैं उसको पसंद नहीं करता। लेकिन अगर एआई से प्रॉपरली जनरेट कंटेंट करवाया जाए तो फिर उसको पता नहीं लगता कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है या ये नॉर्मल कंटेंट है। तो कंटेंट को समझना, पढ़ना, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो मेजर चंक जो आपके बजट का लगता है वो एक कंटेंट पर लगता है। दूसरा मेजर चंक जो आपके बजट का लगता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वो आपका लगता है आपके बैकलिंक्स के ऊपर, यानी आपके ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। बाकी जो आपका होता है वो आपने एक होस्टिंग लेनी होती है, एक डोमेन लेनी होती है, मोस्ट प्रोबेबली एक थीम या प्लगइन्स है, वो भी आज फ्री मिल जाते हैं आपको वहाँ। आप वो यूटिलाइज कर लेते हैं, केडेंस होगी, दूसरी थीम्स होगी जो आप यूज कर लेते हैं, और आपका काम चल जाता है। तो मेजर चंक। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस जो है वो लेवल के ऊपर जाके हमारा बजट देखें। आप कम से कम भी जहन में रखें कि आपके पास ओवर द कोर्स ऑफ 6 मंथ्स आपके पास एटलीस्ट जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, जिससे आप जो है ना अपना एसेट डेवलप कर सकते हैं। आपको कंटेंट लिखवाना है, अगर आप 1 रुपये पर वर्ड, जो कि बहुत कम है, और नॉर्मल सा राइटर मिलता है 1.5 से 2 रुपये, 2 रुपये पे सही राइटर मिलता है आजकल। तो अगर 2 रुपये या 2.25 रुपये पर वर्ड के ऊपर आपको एक राइटर मिल रहा है जो कि सही लिख रहा है, और आप 1,000 लफ्जों का आर्टिकल भी लिखवा रहे हैं, तो 2,000 रुपये आपके ये हो गए एक आर्टिकल के। और आपने सिर्फ 50 आर्टिकल डाले तो 1 लाख रुपया आपका सिर्फ आर्टिकल्स पे लग गया, ठीक है ना। तो तकरीबन 200 से 250 डॉलर आपका तकरीबन जो है फिर बाकी बजट जो है वो उसका बन जाता है, बैकलिंक्स का। मतलब वो भी तो 6 से 9 महीनों के अंदर अगर 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो इतना बजट होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा, जहां पर जो अगला सवाल आता है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स और कंफ्यूज होते हैं, वो ये होते हैं कि सर अब हमारे पास तो इतना बजट नहीं है अगले 6 महीनों में,
ठीक है, और हर किसी के पास नहीं होता। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल ये होता है कि तब फिर आपके आपके पास जो स्किल होता है आप उसको एज ए सर्विस बेचते हैं। उसको एज ए सर्विस बेचने के बाद आप उस स्किल से पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं इन योर एसेट्स। दिस इज हाउ आई डिड इट। अगर किसी के पास पहले से पैसे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। बट फ्रीलांसिंग से आपको दो फायदे होते हैं, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहली फायदा जो आपको होता है फ्रीलांसिंग से वो ये होता है कि आपको आपको एक तो प्रैक्टिस का मौका, अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। जो गलतियां होती कुछ होती हैं वो आपके तजर्बात आपकी क्लाइंट की साइड पे हो जाते हैं, आपकी लर्निंग कर्व में इजाफा होता है। दूसरी चीज ये कि आप पहली दफा जब अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं और आपका पैसा लग रहा होता है, चाहे वो खुद कमाया हुआ है चाहे अब्बू का है, जिसका भी है, तो आपके जहन में कुछ डर होते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। वो डर आपका कम हो जाता है क्योंकि अब आप प्रैक्टिकली पहले क्लाइंट की साइड के ऊपर ये काम करके देख चुके हैं। तो फ्रीलांस करना चाहिए। इवन कि अगर आपके पास पैसे भी हैं और आप अपने वेबसाइट पर काम कर रहे हैं उसके साथ भी फ्रीलांस करें, ये आपके एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं फ्रीलांस को हमेशा रेकमेंड करता हूँ और आप भी करें। तो ये बात जहन में रखें कि अगर आप अपना एसेट बना के, यानी आप दुनिया के अंदर किसी भी किस्म की एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपको बजट चाहिए। ठीक है, आपको कुर्बानी का बकरा साले अदन आप लोग तब बनाएंगे जब आपके पास स्किल नहीं होगा। जब आपके पास स्किल होगा ना, तो आप कुर्बानी का बकरा नहीं बना रहे होंगे, आप अपने स्किल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। जब आपके पास सही स्किल होता है तब आप क्लाइंट को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाते बल्कि उसको रिटेनर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की? तो इस तरह नहीं होता कि आपने किसी का काम ले लिया है तो अब आप उसके ऊपर तजर्बे करते हैं। ऐसे तो दुनिया के अंदर कोई भी नया बंदा कोई काम ही ना कर सके। आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत अच्छे से करके देते हैं, और इसी बेस के ऊपर फिर जब वो वन टाइम पेमेंट वाला क्लाइंट होता है वो आपका रिटेनर बनता है, वो आपको मंथली देने पर आ जाता है कि मेरी वेबसाइट तुम ही मैनेज करो। दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक मनी। ठीक है, तो कुर्बानी का बकरा ये मेरा नहीं ख्याल कि ये एक प्रॉपर टर्म है इस मामले में। आप जब आप इसको जो है इसके ऊपर काम करते हैं तो फिर होता है। तो अब मैं सवाल, तो अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब आप आपको करने के लिए बजट चाहिए और आपके पास बजट नहीं है, तो फिर आप किस तरह से काम करेंगे? आप बजट कहाँ से लाएंगे? वो क्या स्किल सेट होगा जिसकी बेस? तो मैंने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि जो मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा वो उसके अंदर हर मॉड्यूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होंगे जिनको आप बकायदा फ्रीलांस के अंदर, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज के तौर पे दे सकेंगे। और मैं आपको बकायदा नॉमिनेट कर दूंगा कि ये वो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये वो सर्विसेज हैं जिनको यूटिलाइज आप कर सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं और इनसे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लाइंट कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है वो फ्रीलांसिंग मॉड्यूल में आपको आपके टीचर जो है वो बताएंगे। ठीक है, और मैं भी फ्रीलांसिंग का एक बोनस लेक्चर मैंने रखा हुआ है जो लेक्चर नंबर 34 है, उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग कोशिश करें। असल में कोविड के बाद से 2018 तक, 2019 तक जो है इतने ज्यादा मसाइल नहीं थे। मतलब मार्केट के अंदर सैचुरेशन थी बट इतनी ज्यादा नहीं थी। बट जब कोविड आया है ना, कोविड ने जब मैंने काम शुरू किया था 2016 में, तब ऑनलाइन काम गाली समझा जाता था। कोई भी किसी को भी आप ऑनलाइन काम करते थे ना, वो कहते थे ये तो हवाई रोजी है, या हम इसको पार्ट टाइम के तौर पे कर लेते हैं कि सुबह हमारी नौकरी चल रही है शाम को हम ये कर लेंगे, चलो कुछ पैसे आ जाएंगे। और ये एक बहुत 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 बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। दैट इज वाई पीपल कैन नॉट अर्न इन ऑनलाइन वर्क। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि ये एक प्रॉपर बिजनेस, कोई भी आप दुनिया का काम करें उसके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है। इतनी ज्यादा कंपेटिटिवनेस आ गई है कि अगर आप वक्त नहीं दे रहे, अपनी स्किल को इंक्रीज नहीं कर रहे और अपने क्लाइंट्स को अबव एंड बियॉन्ड जाके सर्विसेज नहीं दे रहे, तो यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली compete इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप compete नहीं कर सकेंगे बहुत सी चीजों के अंदर और मार्केट आपको उठा के पीछे फेंक देगी। फिर आप भागते रहेंगे, फिर आप कहेंगे ऑनलाइन काम स्कैम है। जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी जिंदगी इंटरनेट को देनी पड़ती है, फिर इंटरनेट वापसी में आपकी जिंदगी बदलता है। ये मेरी बात लिख लें, याद कर लें, जो मर्जी कर लें। इंटरनेट को अपनी जिंदगी देंगे, इंटरनेट को अपनी जिंदगी देंगे, ठीक है, तो आपको वो होगा। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा,
तो 2018 जब कोविड आया ना, तो लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस बढ़ी, मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, उसके अलावा लोग घर पर थे, काम करने के आदी थे, तो फिर लोगों के अंदर, और इस चीज के अंदर फिर अनफॉर्चुनेटली, मैं किसी बंदे को, ये किसी उसको बुरा नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज का बहुत बुरा फायदा उठाया गया अमेजोन की शक्ल के अंदर हमारे मुल्क के अंदर, और इसने मेरी नजर के अंदर यूथ को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। हर तीसरे बंदे को ई कॉमर्स पता है, लेकिन करने की तमीज नहीं है, किसी को नहीं पता कि हर किसी को ये पता है अमेजोन पे साइन अप करें, यहाँ से प्रोडक्ट उठाएं वहां भेज दें, यहाँ से प्रोडक्ट उठाएं वहां पर भेज दें। जबकि, ठीक है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि द वर्स्ट थिंग दैट हैज एवर हैपन टू पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड द पाकिस्तानी यूथ इज अमेजोन। ठीक है। क्योंकि वो कोई स्किल नहीं है, इट्स नॉट अ स्किल अनलेस एंड अनटिल के आपको अनलेस एंड अनटिल के आपको प्रॉपर तरीका पता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, आपको प्रॉपर फाइनेंसेस मैनेज करने आते हैं, आपको एड्स चलाने आते हैं, और आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट आती है। इफ यू कैन नॉट डू दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये सब बकवास है। ठीक है। और सिर्फ एक शैम है, एक एक हवा बनी हुई है कि आप ये कर सकते हैं। जो लोग सही से कर रहे हैं, आप जाके उनके ऑफिस में जाएं, उनसे बैठें। भाई अमेजोन के फाइनेंसेस मैनेज करना ही एक बड़ा अलग और मुश्किल काम है। ठीक है। टैक्सेशंस होती हैं। ठीक है। उस्मान इमाम, उसामा इमाम, मेरी अगली बात भी सुन लें। आप मेरी अगली बात भी सुन लें, कि मैं कह रहा हूं जो लोग कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको आपने तजर्बे से नहीं सीखा? मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दें। ठीक है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इश्यूज आए थे या नहीं? किसी ने आपको बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, सप्लाई चेन हैंडलिंग क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या होती है, आपके फाइनेंसिस क्या होते हैं, टैक्स मैनेजमेंट क्या होती है? ये एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठा के भेज देना, आप देख ले कितने लोगों ने, फिर उसके बाद वो स्कैम शुरू हो गया अमेजोन के ऊपर। किस 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 कितना स्किल आता है, किसको कितना स्किल आता है? आप अभी आप जाके एक पोस्ट करें, हजारों वीएस आ जाएंगे, आप उससे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लें, किसी को कुछ नहीं पता होगा। इस तरह नहीं होता यार, स्किल ये नहीं होता, स्किल वो होता है जिसकी बेस के ऊपर आप जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकें, कुछ कमा सकें, आपको पता हो आपको। ये क्या है, अमेजोन के प्लेटफॉर्म को यूज करना, एक प्रोडक्ट लिस्ट कर देना। मैंने बहुत धक्के खाए हैं भाई। ठीक है ना, ये सब ऐसे मजाक इन लोगों ने, द वर्स्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू पाकिस्तान इज दिस। फिर शॉपिफाई के ऊपर आ गए सब लोग। अब शॉपिफाई एक बिजनेस का सिर्फ एक वो है, इट्स अ प्लेटफॉर्म लाइक वर्डप्रेस, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर प्रोडक्ट मैनेज करना, ब्रांड बिल्डिंग करना, फनल क्रिएट करना, ईमेल मार्केट। अब आपने शॉपिफाई ले लिया, आपको ईमेल मार्केटिंग नहीं आती, आपको अबेंडन चेकआउट्स के कन्वर्ट नहीं करवाना आता, आपको ईमेल लिखने नहीं आते। ठीक है ना, ये इस तरह नहीं होता है। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि शॉपिफाई का बिजनेस जो है वो कितने ज्यादा स्किल सेट मांगता है, और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सीखा है शॉपिफाई से। मैंने शॉपिफाई स्टोर्स की ब्रांड बिल्डिंग करी है। इनफैक्ट कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि आप आइडिया में कैसे आए, तो अ, बस एक कांटेक्ट था जिनसे मैं कभी शॉपिफाई पढ़ता था, तो उनके थ्रू मैं आईडीएम आईडीएम से उन्होंने राब्ता करा कि आप आगे पढ़ाएं, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था आईडीएम को। ठीक है ना। ठीक है ना, तो यार ये इस तरह नहीं होता है। तो ये इस चीज ने 2018 से 20 के दरमियान लोग इतने बंदे ऑनलाइन में आए, इतने बंदे ऑनलाइन में आए कि मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गई है, बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गई है। अच्छा, फिर सिर्फ अमेजोन में नहीं आए, जब अमेजोन में आए तो फिर डिजिटल मार्केटिंग में आए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ में आए, अ, जिसकी वजह से असद ये एक प्रॉपर सर्विस है शॉपिफाई का, लुक एंड फील, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन एक महंगी सर्विस है, बट बात वही है। ठीक है, बात वही है कि आप लोग किस लेवल पर हैं उस स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक सर्विस के अंदर। जैसे अभी कोई कह रहा था कि सर काम भी तो बड़ा है, यार काम बड़ा है, लेकिन आप ना एक लम्हे के लिए कंज्यूमर बन के सोचा करें। ये सारा कुछ मैं एसईओ पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। अपने जहन को, अपने माइंडसेट को और अपने ओवरऑल माइंडसेट को अबाउट ऑनलाइन उसके अंदर समझ लें। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज आप यहाँ से नॉलेज तो ले लेंगे, बट जब आप काम करने बैठेंगे एंड यू डू नॉट हैव दिस माइंडसेट where you know that this will take time and you have to work regardless of the fact that the results are not being produced, तो फिर आप लोगों को मसले होंगे। ठीक है।
सो सो तो ये सब, इन सब चीजों को जहन में रखें कि मार्केट जो है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा कंपेटिटिवनेस जो है वो बिल्ड हुआ हुआ है, और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने स्किल सेट को इतना एनहांस करें। ठीक है, आप अपने स्किल सेट को इतना एनहांस करें कि आपका स्किल सेट जो है वो दूसरों से बेहतर हो, और जब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करें तो आप इस उस सर्विस के अंदर जो है, आप जब किसी से बात करें या आप उस सर्विस के अंदर किसी को कुछ दें तो वो आपके पास रिटेनर हो जाए। ठीक है, तो जहन में रखें कि एसईओ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपका बजट लगेगा, बजट जनरेट कर ले, क्या है, आप फ्रीलांस कर सकते हैं, आपके पास अपना पैसा है, जैसे भी कर सकते हैं। बहरहाल इस कोर्स के अंदर इस तरह के मॉड्यूल्स हैं कि आपको स्किल्स मिलेंगे कि आप उनको सेल आउट कर सकें, और वो सब के सब एसईओ के स्किल्स होंगे। मैंने इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है। थिंग्स टू फॉलो थ्रू आउट द कोर्स, जो जो चीजें मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप इस कोर्स के अंदर करें। ठीक है, जो मैं चाहूंगा कि आप करते रहें, कांस्टेंट प्रैक्टिस, और इस बात का जवाब मैं दे चुका हूं कि क्लाइंट के साथ ये बेस्ट चीज है। और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर देखें, फेल हर किसी ने होना होता है, आप भी होंगे। मेरे से पढ़ने के बाद गया कि अगर आपने 10 में से 8 दफा फेल होना था तो 10 में से 2 दफा हो जाएंगे। आपको मैं वो मतलब जो आपकी गलतियां होनी थी या कुछ और होना था, उनसे मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को ऐसा नॉलेज दे दूंगा कि आप लोगों के फेल होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। बहरहाल फेल होना एक जरूरी और प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, इसके बगैर। ओके, उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्या क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप Amazon एफिलिएट के एसेट्स बना सकते हैं, और इस चीज़ का जवाब मैं कल दे चुका हूँ कि आप एडसेंस और ब्लॉगिंग के एसेट्स भी बना सकें। कोर्स करिकुलम का कल लोग पूछ रहे थे, ये आपका कोर्स करिकुलम है, आप इसको अपने पास नोट कर लें। ठीक है ना, और इसको अपने पास नोट करने के बाद जो है आप, मैं इन स्लाइड्स का लिंक भी आप लोगों को दे रहा हूँ। प्लीज़ जहाँ तक मैं पढ़ाऊँ इसको वहीं तक देखिएगा, आगे देख लेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। स्लाइड्स अक्सर चेंज होती रहती हैं, फिर आप लोगों के लिए मसाइल होंगे। ये स्लाइड्स हैं, इनको अपने पास आप रख लें। मैं यहाँ से भी यहाँ लिंक भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए, ठीक है, आप इन स्लाइड्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। जी सालिहा, क्वेश्चंस एंड में लूंगा मैं इंशाल्लाह। ओके, सो व्हाट इज एसईओ? एसईओ क्या है? देखें, जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, और कोई भी वेबसाइट जो है वो अम, हमारे पास, हम हमने उसको क्रिएट कर लिया, हमने होस्टिंग और डोमेन ले लिया और हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है, तो अब हमारी मर्जी होती है ना कि हम उस वेबसाइट को जैसे मर्जी बनाएं, उसको जैसे मर्जी उसके ऊपर डाटा डिस्प्ले करें, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट स्टफ, उसके ऊपर जो मर्जी लिखें, जो मर्जी करें। अब होता क्या है कि जब हम कोई वेबसाइट जो है वो बनाते हैं और उसके ऊपर डाटा डालते हैं, तो गूगल जो है, हम उसके पास जाते हैं, सर्च कंसोल में जाते हैं, गूगल के सर्च कंसोल में जाते हैं और जाके अपना साइट मैप सबमिट करवाते हैं। जब हम गूगल के सर्च कंसोल में जाते हैं और सर्च कंसोल में जाके अपना साइट मैप सबमिट करवाते हैं, तो बेसिकली हम गूगल को या किसी भी सर्च इंजन के सर्च कंसोल के अंदर जाके जब हम अपना साइट मैप सबमिट करवाते हैं, तो हम इस चीज का एतराफ कर रहे होते हैं, यानी हम गूगल को या उस सर्च इंजन को इस चीज की इजाजत दे रहे होते हैं कि तुम आओ और आगे मेरी वेबसाइट को विजिट करो, अपना क्रॉलर भेजो और अपनी वेबसाइट को, मेरी वेबसाइट को जो है विजिट करो, देखो कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, और उस वेबसाइट को अपने पास शो करने लग जाओ।
वो सर्च इंजन कहता है ठीक है, ओके मैं भेजूंगा। 2-3 दिन बाद उसका क्रॉलर आता है, वो उसको देखता है और आपकी वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट्स में रख लेता है, देख लेता है। अब अगर तो उसका क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आया है, अब यहां पर मैंने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्रॉलर और एक साइट मैप। क्योंकि ज्यादातर लोग न्यूबीज हैं, इसलिए पहले मैं इन दो अल्फाज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइट मैप क्या होता है? साइट मैप बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है। साइट और मैप, जैसे साइट मैप दो अल्फाज का मजमूआ है। साइट मैप से क्या मुराद है कि एक वेबसाइट का नक्शा, एक वेबसाइट का नक्शा। तो हम गूगल को अपनी वेबसाइट का नक्शा देते हैं कि आपका जो भी क्रॉलर आए, वो आके हमारी वेबसाइट को इस नक्शे के अंदर जी आराम से वो देख ले, पूरा समझ ले, कि उसको मसाइल पैदा ना हो कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। हमने आपको पूरा नक्शा दे दिया है। और क्रॉलर क्या होता है? क्रॉलर गूगल का एक ऐसा बॉट होता है जो कि आके आपकी वेबसाइट को साइट मैप की मदद से सारा देखता है, समझता है, परखता है, और फिर उसको इजाजत देता है कि वो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर शो होने लग गया। ठीक है। तो मैंने लफ्ज अल्फाज यूज किए, सर्च कंसोल, साइट मैप और क्रॉलर। तो सर्च कंसोल के अंदर हम अपना साइट, सर्च कंसोल वो प्लेटफॉर्म है जहां हम गूगल को जाके अपना साइट मैप जो है जमा करवाते हैं, और वहां से वो उस साइट मैप के अंदर जाता है क्रॉलर, और देख लेता है और हमारी वेबसाइट को। अब जब गूगल का क्रॉलर आता है और आके आपकी वेबसाइट देखता है, तो अगर तो आपने वो प्रैक्टिसेस फॉलो की हुई हैं, अगर आपने वो असूल इंप्लीमेंट किए हुए हैं कि जिन प्रैक्टिसेस और जिन असूलों कवानीन को गूगल पसंद करता है और जो उसने अलाउ किए हुए हैं कि मैं उस ही वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट्स में दिखाऊंगा जिन्होंने इन असूलों और इन कवानीन को अपने पास इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अगर तो आपने वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं और अगर आपने वो डाले हुए हैं और रखे हुए हैं और ये सब किया हुआ है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को दिखा देगा। अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा, ये रैंकिंग नहीं देगा। अब वो असूल और कवानीन, वो प्रैक्टिसेस जिनकी बेस के ऊपर कोई सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को अपने पास दिखाता है और रैंक करता है, वो एसईओ कहलाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद क्या होती है? सर्च इंजन का तो आपका, ऑप्टिमाइजेशन से मुराद वो प्रैक्टिसेस हैं कि जिनकी, जो आपने अपनी वेबसाइट पे जब इंप्लीमेंट करी हैं, तो जो गूगल है जब वो आया है, उसने आके जब उन प्रैक्टिसेस को देखा है तो उसने कहा कि हाँ ये वेबसाइट ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली उन प्रैक्टिसेस का मजमूआ है जो आप सीखते हैं, उन असूलों का मजमूआ है जो आप सीखते हैं, कि जिनकी बेस के ऊपर आप गूगल को ये बता सकेंगे मेरी वेबसाइट तुम्हारे असूलों के मुताबिक है। ओके, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। ठीक है। असद, फिर इनका जवाब अब सर आमिर से ले लें यार, मैं इस पे क्या, आई हैव नो कमेंट अबाउट दिस। तो यही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एवरी साइट मस्ट फॉलो। हर साइट को मस्ट फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट ऑर्गेनिक रैंकिंग्स इन एनी सर्च इंजन। किसी भी सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग्स लेने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स जो हैं, जो किसी वेबसाइट को फॉलो करने होते हैं, वो हमारे पास एसईओ होता है। अच्छा, अब फिर सवाल ये पैदा होता है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे, बहुत 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 सारे सर्च इंजन जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। डक डक गो है, बिंग है, गूगल है। ठीक है। एक वो अवास्ता पता नहीं क्या है, इस तरह है, आज तलब पता नहीं इस तरह का एक है। बहुत सारे सर्च, अ लॉट ऑफ सर्च इंजन है। याहू है, ठीक है ना, बाइडू है, ये सर्च इंजन है। तो हम सिर्फ गूगल पर ही क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि गूगल के पास 60 to 80% ऑफ द जो है ना सर्च क्यूरीज की मार्केट है। ठीक है। बहुत, यानी मेजर जो हमारे पास सर्च क्यूरीज की जो मार्किंग है ना, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
ठीक है। तो गूगल का हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और गूगल तो इसीलिए हम, और ये कुछ स्टैट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, अब ये पुराने स्टैट्स हैं, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन एक रेफरेंस के लिए स्टैट्स हैं कि गूगल के अंदर 63,000 सर्च क्यूरीज एवरी सेकंड जो है वो सर्च की जाती हैं, 5.6 बिलियन सर्चेस पर डे होती हैं, और 2 ट्रिलियन ग्लोबल सर्चेस जो हैं वो पर ईयर होती हैं गूगल के अंदर। तो मतलब एक बहुत मैसिव जायंट है गूगल, जिसको हर कोई, हर बंदा जो है वो यूज करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं एसईओ की हायरार्की के ऊपर कि एसईओ काम कैसे करता है, और आप एसईओ के अंदर जो है वो कैसे चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एसईओ की हायरार्की क्या है? एसईओ की हायरार्की कुछ इस तरह से होती है कि आपने, इसको मैं आपको एज ए फिजिकल बिजनेस समझाने की कोशिश करता हूँ, एज ए फिजिकल बिजनेस बताने की कोशिश करता हूँ कि एसईओ जो है उसकी हायरार्की क्या होती है, और उस हायरार्की के अंदर जो है आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक एसईओ के हायरार्की के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाउ कैन यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कि एसईओ काम कैसे करता है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। सो बल्कि इससे पहले जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग और एफिलिएट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि फिर जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको उसकी समझ आ जाए। ठीक है। आ, चलें, पहले मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एफिलिएट या एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जब आपको ये समझ में आ जाएगी ना, तो ये जो हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग के साथ सिर्फ अमेजोन लगा देते हैं ना, ये वाला बुलबुला खत्म हो जाएगा, ये फट जाएगा, और आप लोगों का जहन जो है वो खुल जाएगा इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, एक बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस जो है वो बेसिकली कोई एक प्रोडक्ट सेल करता है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो सोलर पैनल भी हो सकते हैं, वो वेट लॉस के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, वो बैग्स भी हो सकते हैं, वो चेयर्स भी हो सकती है, एनीथिंग। कोई भी बिजनेस जब कुछ सेल कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। वो प्रोडक्ट वर्चुअल भी हो सकती है, यानी एसएएस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास क्विक बुक्स है, हमारे पास एक्सेल है, अ, हमारे पास वीएलसी मीडिया प्लेयर है। ये ऐसे ऐसे हैं, कुछ फ्री होते हैं और कुछ पेड होते हैं। ठीक है ना। हाँ, वो एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी सेल हो रही होती है वो प्रोडक्ट। अच्छा, अब होस्टिंग होती है, होस्टिंग भी हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। कोई भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा होता है। तो आप जो है, आप उस स्पेसिफिक जो है बिजनेस के पास जाते हैं, उस बिजनेस ओनर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि यार देखो, मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हारा ये प्रोडक्ट जो है ये सेल करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो कहेगा यार डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। तो बल्कि यूं इसको इस तरह ना करें, इस तरह आपको मसला होगा, आपको एफिलिएट कमीशन वाले टाइम पे समझ आएगा। बल्कि इस तरह से सोचें कि आप इस तरह फिर रहे हैं, आपको एक बोर्ड नजर आता है, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे, अगर आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने में हमारी मदद करेंगे, तो उस सेल का कुछ परसेंटेज हम आपको कमीशन के तौर पे देंगे। आप कहते हैं यार ये तो अच्छा काम है, मतलब मैंने सिर्फ इसके प्रोडक्ट को मार्केट करके सेल करना है और जो सेल होगी उस पर मुझे कमीशन मिल जाएगा। कहते हैं ठीक है। तो अब जो बंदा, जिसका बिजनेस है, जिसका प्रोडक्ट है, वो आपके पास एफिलिएट नेटवर्क हो गया, और जो आप हैं जो कि उसका प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे अपनी जबान से, ये किसी बंदे से, ठीक है, ठीक है, किसी को सेल आउट करेंगे, तो आप उसका एफिलिएट हो गए, और जो पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, जो पैसे आपको मिलेंगे कि आपने इस प्रोडक्ट को जो है सेल किया है, वो आपका एफिलिएट कमीशन होगा। तो किसी भी एफिलिएट की, कोई भी दुनिया की एफिलिएट होती है, उसके अंदर ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी तीन बेसिक चीजें होती हैं, तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक एफिलिएट नेटवर्क होता है, दूसरा एफिलिएट वाला बंदा होता है जो कि उसका एफिलिएट होता है, और तीसरा एफिलिएट कमीशन होता है। तो एफिलिएट नेटवर्क, अब amazon की
उसके अंदर आपका जो एफिलिएट नेटवर्क है वो अमेजोन हो गया। उसके बाद आपका एफिलिएट कमीशन जो है वो आपके वो पैसे हो गए जो आप किसी भी प्रोडक्ट को जब सेल करेंगे तो वो होगा। नहीं, प्रॉफिट पे कमीशन नहीं होता, टोटल प्राइस पे कमीशन होता है। जितने का प्रोडक्ट होता है उसके उसका कोई परसेंटेज होता है, ठीक है, जो कि आपको मिलते हैं। क्लियर होगी बात? मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ इसको। एक मिनट, एक मिनट। यार नहीं करना मैंने सेव इसको। ओके। सो ये मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि सोलर पैनल सेल करती है, ठीक है। आप इस वेबसाइट के पास जाते हैं। ये वेबसाइट कहती है कि अगर कोई मेरा सोलर पैनल सेल करेगा, इफ समवन सेल्स माय सोलर पैनल, तो मैं उसको हर सेल के ऊपर 10% कमीशन दूंगी, ठीक है। उसको हर सेल के ऊपर 10% कमीशन दूंगी। तो जो ये वाला दायरा है, ये वाला दायरा, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा एफिलिएट। आप इसके एफिलिएट हैं। ये जो है, ये कहलाता है आपका एफिलिएट नेटवर्क, ठीक है। और ये जो 10% है, ये जो 10% है, ये कहलाएगा आपका एफिलिएट कमीशन। क्या कहलाएगा ये आपका? एफिलिएट कमीशन, कि आपको जो कमीशन मिल रहा है एफिलिएट की सेल के ऊपर। अब मैं इसको आपको पैसों से समझाता हूं, ठीक है। आपने एक वेबसाइट, आपने इस amazon के ऊपर एक सोलर पैनल था जो आपने अपनी वेबसाइट पे सेल कर दिया $100 का। $100 की जब सेल होती है तो amazon आपको $10 देता है, आपका 10% कमीशन। तो एफिलिएट कमीशन आपका 10% हो जाएगा। इसी चीज को मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। आपने किराए का घर लेना है या आपने कोई प्लॉट बेचना है। जब आप प्लॉट बेचते हैं तो आप जो है वो प्लॉट बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर हो गया एफिलिएट। प्रॉपर्टी डीलर जो है एक बायर लेके आता है, वो बायर आपसे प्लॉट ले लेता है। हम एफिलिएट एजेंट हैं भाई, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर होगा, जब प्लॉट बिक जाता है उसका 1% आपसे लेगा। फर्ज करें 1 करोड़ का प्लॉट बिका है तो 1 लाख रुपया आप प्रॉपर्टी डीलर को देंगे। तो जो 1 लाख रुपया है वो एफिलिएट कमीशन है। आप एफिलिएट नेटवर्क हैं और प्रॉपर्टी डीलर एफिलिएट एजेंट है। समझ आ गई बात की? सो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आपने किसी भी नेटवर्क के किसी प्रोडक्ट को, यार amazon एफिलिएट नेटवर्क हुआ ना जिसका प्रोडक्ट बेच रहे हो उमर, हर परचेज पर कमीशन होगा अगर आपका एफिलिएट है। अब आपकी मर्जी है कि आपने amazon को यूज करना है, वॉलमार्ट को यूज करना है, जेवीजू को यूज करना है, जिस मर्जी को यूज करना है, क्लिक बैंक को यूज करना है, ठीक है। जैसे क्लिक बैंक है, जेवीजू है, उसके अलावा amazon है, वॉलमार्ट है, आपकी मर्जी है। आप दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह नेम चीप का भी जो है वो एफिलिएट वो है। इसी तरह जो है बिट बाय जो है, मतलब मुख्तलिफ एक्सचेंजेस होती हैं, उसके ऊपर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं नेम चीप एफिलिएट प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये देखें। अब जब अगर मैं आपको कहूंगा कि मेरे एफिलिएट लिंक से, यानी मैं नेम चीप की होस्टिंग बेचता हूं और आपको एक लिंक देता हूं कि जाके इस लिंक से परचेज कर लो, तो जब आप उस लिंक से परचेज करेंगे तो नेम चीप को पता लग जाएगा कि मैंने उसको रेफर किया है, यानी फहद मुसद्दक ने इन लोगों को मेरी वेबसाइट बेची है। गूगल करने से पता लगेगा ना आसमा खान। गूगल करेंगी तो पता लग जाएगा, हर चीज का जवाब गूगल के पास होता है ना।
हाँ जी, अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं। नहीं, अमेजोन के प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल नहीं होंगे, अमेजोन पाकिस्तान में शिप नहीं करता। न, नेटवर्क से परमिशन क्यों लेनी होगी जब वो खुद कह रहा है कि आप सेल करेंगे मैं कमीशन दूंगा। डायरेक्ट कर दें लेकिन वो एफिलिएट नहीं होगा फिर। ठीक है, वो एफिलिएट नहीं होगा फिर। कमीशन वो कंपनी आपको देती है, एक प्रॉपर जो है वो बना होता है प्लेटफॉर्म वहां पर। पाकिस्तान में एफिलिएट ना करें, पाकिस्तान में एफिलिएट का कोई फायदा नहीं है। उनको ऐसे मालूम होगा कि वो आपको एक टैग देंगे, वो टैग आप लगाएंगे अपने वेबसाइट की परचेज, ये चीजें आगे की हैं। अभी आपको जितना समझाया है वही समझ लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लें, आगे चले गए। या मैं इन सवालों के क्या जवाब दूं, मेरे पास तो अभी कुछ आगे के सवाल है, मैं क्या जवाब दूं इनके। तो सो एफिलिएट ये होता है। ठीक है, तो एसईओ की हायरार्की क्या है कि जब भी मैंने कल आप लोगों को कुछ बातें कही थी, ठीक है, आप काइंडली जो है उस चीज को समझ लें। पहली बात ये, डोंट टेल मी कि कंटिन्यू करना है या नहीं। अभी ऊपर भी एक पता नहीं कौन थे इमाम, वो कह रहे थे सर आप आगे क्लास को चलाएं। भाई आपको मेरे पढ़ाने से इशू हो रहा है, आप क्लास लीव कर दें, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आगे जहाँ पढ़ा रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने सबको, सिर्फ मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सबका स्टूडेंट टीचर हूँ। मैंने सबको पढ़ाना होता है। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसे नहीं समझ आ रहा तो उनको बताना मेरा फर्ज है और मैं बताऊंगा। आपको अगर लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, यू आर फ्री टू स्किप द क्लास, और आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जहां पर आपको लगे कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिन लोगों को पहले से नॉलेज है उन लोगों को थोड़ा सब्र से चलना होगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास न्यूबीज आते हैं। अगर मुझे पता होगा मेरे पास एक्सपीरियंस लोग आते हैं, मैं एसईओ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट आपको साइट स्ट्रक्चर के ऊपर ले जाऊँ। नहीं, आपको गलत लगता है, आप लोग मेरी फिक्र ना करें, आप लोग अपनी फिक्र करें, मुझे किसी ने नहीं बताना। ठीक है, सो स्टॉप टेलिंग मी। ऊपर इमाम को भी पता, उसामा इमाम, मुझे नाम याद आ गया। ऊपर मैं सबको देख रहा होता हूँ, तो आप ख्याल किया करें, मुझे नहीं बताएं कि मुझे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। सो सो एसईओ की हायरार्की क्या होती है, तो जब आप एसईओ की हायरार्की ये है कि देखें, जब इस चीज को समझने की जरूरत है आप लोगों को कि एसईओ के ऊपर जब आपको एसेट, मैं बार बार लफ्ज एसेट यूज करता हूं। एसेट का मतलब क्या होता है? असासा। एसेट का मतलब क्या होता है? असासा। असासा। असासा क्या होता है? असासा कोई बिजनेस होता है, कोई प्लॉट होता है, कोई घर होता है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें, जब आपने कोई घर, फर्ज करें कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने कोई बिजनेस करना है। जब आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने कोई बिजनेस करना है, तो आप क्या ऐसा सोचेंगे कि मैं रमादा बना लूं, मैं पीसी होटल बना लूं, या मैं शिनवारी रेस्टोरेंट खोल लूं कोई बड़ा अच्छा खूबसूरत सा, या मैं दो दरिया पे जाके बिजनेस कर लूं? आप ऐसा नहीं सोचेंगे ना? क्या आप ऐसा सोचेंगे? क्या आप दो दरिया का सोचेंगे कि मैं वहां दो दरिया पे जाके कोई रेस्टोरेंट खोल लूं? 5 लाख रुपए आपका नहीं खोल सकते हम, नहीं खोल सकते हम। तो आपने जब कोई बिजनेस, इवन कि आपने फिजिकल बिजनेस, फर्स्ट 5 लाख रुपए में मैक्सिमम क्या खुल सकता है? 5 लाख रुपए में मैक्सिमम क्या खुल सकता है? 5 लाख रुपए में आप एक अच्छा चाय का होटल खोल सकते हैं, आप एक अच्छा बिरयानी पॉइंट खोल सकते हैं, आप एक अच्छा जो है वो ये जो खाने पीने वाले होते हैं बिजनेसेस, जिसके अंदर दाल रोटी ये इस तरह का चाट हाउस खोल सकते हैं, इस तरह की चीजें आप खोल सकते हैं। तो आप उसी स्कोप के अंदर रहेंगे। तो निश सिलेक्शन बेसिकली जो आपका एक डिजिटल एसेट होता है वो भी आपका बिजनेस होता है।
वो भी आपका बिजनेस होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपका एक फिजिकल बिजनेस होता है, इसी तरह जो आपकी वेबसाइट होती है वो आपका एक जो है वो ऑनलाइन बिजनेस होता है। और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी वही तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक फिजिकल बिजनेस के लिए होती हैं। ठीक है ना। वो रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरह से नहीं होती कि वो एक डिफरेंट चीज है, वो एक हाँ, उसको करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, उसको परफॉर्म करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स वही है। तो अगर आपको एक जो है, अगर आपको कोई किसी जगह पे कोई बिजनेस करना है, तो आप उस बिजनेस को करने से पहले देखेंगे कि मेरे पास क्या बजट है, मेरा क्या स्कोप है, मैं किस लेवल का बिजनेस कर सकता हूं। मैं ये नहीं कर सकता कि मेरी जेब में 10 लाख रुपए हैं और मैं पीसी होटल का सोचने लग जाऊं। मेरी जेब में 10 लाख रुपए हैं तो मैं उसी लेवल का, कि जिस जो बिजनेस 10 लाख रुपए के अंदर शुरू हो जाए, सस्टेन हो जाए, मैं उसी तरह का बिजनेस सोचूंगा। मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं तो मैं 2 करोड़ रुपए के हिसाब से सोचूंगा। मेरे पास 1 अरब रुपया है तो मैं 1 अरब रुपए के लिहाज से सोचूंगा। समझ आई मेरी बात की? तो आप अपने बिजनेस को अपने बिजनेस के लिहाज से, अपने 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 स्कोप के लिहाज से देखते हैं। ठीक है। तो मैंने यहां पर ये डिसाइड करना होता है बेसिकली, निश सिलेक्शन क्या है। निश का मतलब है मैंने बिजनेस डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह का बिजनेस करना है। ठीक है। अब मेरी मर्जी है कि मैं उस बिजनेस के अंदर एफिलिएट से कमाऊं या एडसन्स के ऐड से कमाऊं, यानी ब्लॉगिंग से कमाऊं, ये मेरी मर्जी है, मैं उससे किस तरह का। लेकिन उस बिजनेस का स्कोप डिफाइन करना होता है, मुझे किस तरह का बिजनेस करना है। क्या मुझे चना चाट लगानी है, मुझे फ्रूट चाट लगानी है, मुझे जूस कॉर्नर खोलना है, दही बल्ले या गोलगप्पों का कॉर्नर खोलना है, हलीम कॉर्नर खोलना है, मुझे फ्रेंच फ्राइज खोलने हैं। मतलब वो चीजें जो कि मेरे स्कोप के अंदर आ सकें, जो कि मेरे मुझे यहाँ पर अपना बिजनेस सेलेक्ट करना है कि मुझे किस तरह का करना है, टाइप ऑफ द बिजनेस नहीं, बिजनेस। ठीक है। तो टाइप ऑफ द बिजनेस तो अब चूंकि इतनी बारीक हो चुकी है ये लाइन, के ना सिर्फ आप ब्लॉगिंग और एफिलिएट जो है वो एक ही चीज के अंदर कर सकते हैं, बल्कि गूगल अब ये कहता है कि आपका कंटेंट जो आगे जाके बताऊंगा कि हेल्पफुल होना चाहिए है, रादर देन के जो है ना एफिलिएट। जी बिल्कुल, ब्लॉगिंग में एफिलिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो निश सिलेक्शन क्या है? निश से मुराद है टॉपिक। जब मैं लफ्ज निश निश बोलूंगा तो उसका मतलब होगा टॉपिक, वो टॉपिक के जिसको ऊपर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। ठीक है। तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बिजनेस करने से पहले, जब भी आपने कोई बिजनेस करना होता है या जब भी आपने कोई काम करना होता है, तो आप उस काम को करने से पहले आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, उस बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो हमारे पास जब भी हमने कोई वेबसाइट बनानी होती है तो हम ये बात डिसाइड करते हैं, जो पहली चीज आती है हमारे जहन के अंदर वो यही आती है कि हमें किस टॉपिक पर काम करना है, हमें किस चीज के ऊपर काम करना है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? हम टॉपिक को डिफाइन करते हैं, हम टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। तो वो टॉपिक जो है वो हमारे पास निश कहलाता है। और उसको सेलेक्ट करना कि हमने इस निश के ऊपर काम करना है, वो निश सिलेक्शन होती है। फिर इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और हम इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम अच्छे टॉपिक्स कैसे ढूंढते हैं कि वो प्रॉफिटेबल होंगे नहीं होंगे, ये सब चीजें आगे जाके मैंने आप लोगों को पढ़ानी है, बतानी है, प्रैक्टिकली करके दिखानी है। ठीक है ना। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम किस तरह देखेंगे, परखेंगे। ठीक है ना। ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। फिर हमें अब कौन से प्रोडक्ट्स रखते हैं, कौन से, ये सब चीजें आगे जाके क्लियर होंगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक हायरार्की बता रहा हूं कि आप लोग ये जहन में रखें। ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है। फर्ज करें कि मैंने एक चौक के ऊपर मैंने जो है जनाब एक मिठाई की दुकान खोल ली है। मैंने एक मिठाई की दुकान खोल ली है। ठीक है। और वो जो मिठाई की दुकान है उसके चारों तरफ जो है वो हॉस्पिटल्स हैं। उसके चारों तरफ जो है वो क्या है? हॉस्पिटल्स हैं। एक ऐसा चौक है, जैसे कि जहां पर मैं रहता हूँ मुल्तान के अंदर, यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 4-5 हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर से भी कम उसके अंदर 4-5 हॉस्पिटल्स हैं। तो उस वजह से मेरे घर के करीब बहुत ज्यादा फार्मेसीज हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिठाई की दुकान खोल लूं, फर्ज कर लें कि मैं, यहाँ पर मिठाई की भी बहुत सी दुकानें हैं क्योंकि रिवाड़ी मोहल्ला साथ है। ठीक है। तो यहाँ पर मिठाई की भी बहुत सी दुकानें हैं।
ठीक है, लेकिन अगर मैं एक ऐसी जगह पर एक ऐसी चीज खोल लूं जहां पर लोगों को उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जहां पर उसकी मार्केट ही नहीं है, या लोग उसके बारे में कुछ देख ही नहीं रहे, तो क्या मेरा बिजनेस करना वहां पर सही होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सही। ठीक है ना? तो मुझे वो चीजें अपने बिजनेस के अंदर रखनी है। मुझे वो चीजें अपने बिजनेस के अंदर रखनी है जो कि लोग चाहते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं, लोग उसको कितना चाहते हैं, और अगर लोग कुछ चाह रहे हैं और जितना चाह रहे हैं, क्या उनके चाहने में और जो वो चाह रहे हैं और जितना चाह रहे हैं, क्या उस चाहने के अंदर मेरे लिए कुछ प्रॉफिट है या नहीं है? मेरे लिए उनके चाहने में, या जो वो चाह रहे हैं और जितना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई प्रॉफिट है या नहीं है, ये चीज फाइंड आउट करूंगा मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च के अंदर। यानी जो टॉपिक और जो निश मैंने सेलेक्ट की है, जो टॉपिक या जो निश मैंने सेलेक्ट की है, उस सेलेक्ट की हुई टॉपिक और उस सेलेक्ट की हुई निश का मैंने अब ये देखना है कि लोग उसके बारे में कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं और जितना पढ़ रहे हैं, क्या उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी है। मैं ऐसे ही एक वेबसाइट बना लूं और उस वेबसाइट की कोई तुक तरीका ना हो, उसकी कोई शक्ल ना हो, शक्ल भी हो, हर चीज हो, लेकिन मैं उसके ऊपर वो डाले जा रहा हूं जो लोग नहीं सर्च कर रहे, या वो लोगों की मदद नहीं कर रही। ठीक है? तो फिर तो मुझे यहां पर मैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर बेसिकली उन अल्फाज को, उन टर्म्स को, उन चीजों को सर्च आउट करूंगा जो कि लोग मुसलसल सर्च कर रहे हैं, जो कि लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं, जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। जब मैं वो चीजें अपनी वेबसाइट पर डालूंगा जो सर्च कर रहे हैं, और गूगल के पास आके कोई सर्च करेगा और मैंने उस चीज का आंसर दिया हुआ होगा और अच्छे से दिया हुआ होगा और उसे एक्सप्लेन किया हुआ होगा, तो फिर गूगल जो है मेरी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में दिखाएगा। ठीक है? तो वो स्टेप जहां पर टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये सर्च करूंगा कि इस टॉपिक के बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है? वो क्या कहलाता है? कीवर्ड रिसर्च। और मेरे भाई उमर, मैं यहाँ पर हायरार्की समझा रहा हूँ, तुम इतनी बीखकुनी में नहीं जाओ भाई। मुझे पता है न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, ये नहीं जो अभी मैं सिर्फ हायरार्की पढ़ा रहा हूँ भाई, आप इतना दिमाग लगाने लग गए हो। अभी जो गूगल हैज डाटा ऑन दैट। तुम्हें भी कि न्यू प्रोडक्ट आया है, आपको भी इस चीज का गूगल से ही पता लगता है। हर कोई यार गूगल या फेसबुक पे जाता है, और कहाँ जाना है उन्होंने? आपको कहाँ से पता लगता है? आपको कहाँ से पता लगता है कि न्यू प्रोडक्ट आया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो ना आप। तो फिर आपको भी तो जब एफबी के ऊपर प्रोडक्ट आ गया, तो फिर वो गूगल पर क्यों नहीं आएगा, मुझे बताओ। नहीं, मैं सपोज नहीं कर रहा ना उमर, क्योंकि हम एसईओ पढ़ रहे हैं ना। मैं ऐसी चीजें सपोज कर ही नहीं रहा, वो बहस फिर वो चीज कहीं और निकल जाती है ब्रो। ठीक है? अच्छा। अब जब अब जब मैंने एक बिजनेस जो है उसको एक चौक के ऊपर शुरू कर लिया है, और उसको उस चौक के ऊपर अपनी दुकान बना रही है, और टेबल्स रख दी हैं और चेयर्स रख दी हैं, और मैं उस बिजनेस के अंदर जो है वो आ गया हूँ, और अब मैंने उस बिजनेस के ऊपर जो है वो मजीद काम करना है। तो अब उस बिजनेस के अंदर मैं ये देखता हूं कि जिस चौक के ऊपर मैंने दुकान बनाई है, वहां पर पहले से भी एक और मिठाई की दुकान है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा रश है। या मैंने एक बर्गर की दुकान बनाई है और मेरे सामने भी एक बर्गर वाला बैठा है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा रश है। तो मैं अब ये देखूंगा कि उसके ऊपर क्यों रश है, वो क्या ऐसी चीज अपनी दुकान पर कर रहा है, वो कौन सा ऐसा आइटम अपनी दुकान पर रख रहा है, या वो क्या ऐसा कर रहा है कि जिससे वह उसके ऊपर रश है। और अगर वही आइटम मजीद बेहतर करके मैं अपनी दुकान पर रख लूं और उसकी कमजोरियों और खामियों को देखूं और उसकी कमजोरियों और खामियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लूं,
और जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उन स्ट्रेंथ्स को भी अपना लूं, तो मैं उसकी ट्रैफिक को आहिस्ता आहिस्ता अपने पास लाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो जिस स्टेप के ऊपर मैं दूसरे की, अपने साथ अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट को देखूं और उन कंपेटिटर्स की वेबसाइट के डाटा को अपने पास रखूं, समझूं, परखूं, वो स्टेप मेरा कहलाता है कंपेटिटर्स एनालिसिस। कि जहां पर मैं अपने, कंपेटिटर होता है मदे मुकाबिल। कंपेटिटर कौन होता है? मदे मुकाबिल, आपका मुकाबला करने वाला, जो आपके सामने है, आपका दुश्मन, आपका ओपोनेंट। अगर आप अपने कंपैटिटर को देखें, समझें, परखें और उसकी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लें और उसकी स्ट्रेंथ्स के अंदर मजीद एनहांसमेंट कर दें, तो क्या वहां से बिजनेस तोड़ के आप अपने पास नहीं ले आएंगे? और नॉर्मली होता भी यही है। आप दुनिया के कोई भी दो बिजनेसेस उठा लें जो आपस में compete कर रहे हैं, आप पेप्सी और कोका कोला की मिसाल ले लें, आप इसी तरह गोरमे गोरमे बेकर्स, और वो जो दूसरी लाहौर के अंदर है, पता नहीं कौन सी एक, वो जो जिसके मुझे कप केक्स बड़े पसंद है, मेरे जहन से निकल गया है, वो है। इसी तरह जो दूसरे हैं, आप देख लें कि स्प्राइट ड्यू आई तो स्प्राइट 3G आई थी। इसी तरह आप इसका इसका कंपैरिजन इस तरह कर लें कि स्टिंग आई तो पता नहीं कौन सी आई थी। इस तरह केक एंड बेक है, और दूसरी हैं लेयर्स है। लेयर्स का चॉकलेट केक लव होता है, बड़ा मजे का होता है, ठीक है ना, मुझे पसंद है, ठीक है ना। तो मतलब ये जलाल सन्स, थैंक यू हाफिज सोहेब, ओए होए जलाल सन्स के कप केक, आई लव देम। सो जलाल सन्स और गोरबे है, मतलब इन लोगों के जो है ना, इन लोगों का आपस में कंपटीशन रहता है। आप देख लें, कोई एक प्रोडक्ट कोई एक लॉन्च करता है, ये जहां पर एक की ब्रांच होगी, उसके सामने बिल्कुल जो है ना वो उसकी ब्रांच होगी। तो ठीक है ना। इसी तरह जो है चेज अप है और चेज वैल्यू है, इम्तियाज और चेज अप है, ठीक है ना। तो मतलब हर कंपेटिटर जो है वो दूसरे को बीट करने में लगा हुआ है। फिर एक होटल आया जिसने लाइव बकरे, जब गधे और जो है वो डॉग्स वाला मसला हुआ कि जिसके अंदर जो है लोगों को गधे और वो खिलाने लगे, तो एक होटल ने ये शुरू करा कि लाइव बकरा ज़िबा करके जी लाइव आपको खिलाएंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद से अब हर बड़ा होटल जो है शिनवारी वगैरह, उन्होंने एक कसाई बिठाया हुआ है जो लाइव ज़िबा करके लाइव आपका गोश्त गोश्त जो है ना बनाता है और फिर आपको मटन मिलता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ स्टेप्स जो हैं, आप देखें कि अब हर मटन वाला जो रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि एक जगह ये हो रहा है, हर मटन रेस्टोरेंट वाले ने जो है, अगर वो फाइन डाइन नहीं है तो उन्होंने ये किया, और अब तो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स ने भी ये शुरू कर दिया। तो कंपैटिटर एनालिसिस आपको, अगर आप अपने कंपैटिटर का एनालिसिस नहीं कर रहे, अगर आप उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को नहीं पढ़ रहे, उनको नहीं ऑब्जर्व कर रहे, नहीं देख रहे, तो आप डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे और आपको नहीं समझ आएगी कि चीजें जो हैं वो कैसे हो रही हैं या क्या हो रही हैं और कब हो रही हैं। क्लियर होगी यहां तक बात? जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप साइट सेटअप के ऊपर आते हैं। आप कल मुझसे लोग कह रहे थे कि हम डोमेन ले लें, हम होस्टिंग ले लें। डोमेन और होस्टिंग लेने की तो बारी ही बहुत एंड पे आती है। देखें, आपने चाहे खुद पैसा कमाया, चाहे आपके वालिद साहब के हलाल और मेहनत का पैसा है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आप जो है ना वो कुछ भी करने लग जाएं। आपके पास पैसा है, आपने डोमेन होस्टिंग ले, हम चाहेंगे कि जो भी आपका पैसा है आप उसको बहुत जरा देखभाल के खर्च करें। तो ये जो आपका साइट सेटअप है, ये आपने पहले से नहीं कर लेना, मसलन फौरन ही साइट ले ली। किस तरह आपने साइट ले ली? पहले आप ये सब कुछ करेंगे, और सब कुछ करने के बाद फिर आप जाके अपनी डोमेन और होस्टिंग लेंगे और फिर अपनी वेबसाइट को सेटअप करेंगे। जब आप अपनी वेबसाइट को सेटअप कर लेंगे, उसके अंदर कंटेंट डाल लेंगे, फिर जाके आप अपना लास्ट काम करते हैं बैकलिंक। तो फिर आप कंटेंट और बैकलिंक्स के ऊपर रहते हैं, ये सब कुछ करने के बाद। तो ये एक नॉर्मल सी, बहुत 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 ज्यादा जेनेरिक सी एक स्टेप वाइज हायरार्की है एसईओ की। कि पहले आप टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, फिर कीवर्ड रिसर्च करते हैं, फिर कंपैटर एनालिसिस करते हैं, फिर साइट बनाते हैं, फिर उसको बैकलिंक देते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ये एसईओ कहलाता है, क्योंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर आप अपनी वेबसाइट को, इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है, अपनी वेबसाइट को आप गूगल के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, इसलिए सारा प्रोसेस जो है वो एसईओ कहलाता है, ठीक है।
बैकलिंक क्या होता है? सर्टेन प्रॉपर्टी यार कीवर्ड रिसर्च के अंदर बताऊंगा ना, और बैकलिंक बैकलिंक के मॉड्यूल में बताऊंगा। अभी पहले से क्या करना है पढ़ के, पहले जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लेना, आगे को नहीं जाए। अगर किसी रेडी वेबसाइट पर ऐसी करनी हो तो क्या, तो फिर आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि आपको पता होता है इसमें क्या गलतियां, और आप इनको उसको इम्प्रूव करती हैं। आपको आपको पढ़ के आपके स्किल सेट से पता होता है। सो हम अपने एसईओ को, अपने एसईओ के स्टेप्स को और अपने एसईओ के जर्नी को बेसिकली तीन तीन तरह की एसईओ के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तीन तरह की एसईओ के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला हमारे पास होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा हमारे पास होता है ऑफ पेज एसईओ, और तीसरा हमारे पास होता है टेक्निकल एसईओ। ठीक है। थ्रू आउट दिस कोर्स हमारा जो मेन फोकस होगा, या जो हमारा ज्यादा फोकस होगा, वो ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ पे होगा। अब ऐसा क्यों होगा? देखें, मैंने आपको बताया कि मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू एसईओ करवा रहा हूं। ये एसईओ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, जो कि मैं इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवाता तो हो जाता। लेकिन जब मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और मैंने देखा, तो मुझे इस बात की समझ आई कि उन्हें एसईओ के जनरल नॉलेज की भी जरूरत है। ठीक है, ठीक है। तो वहां पर आने के बाद मैंने कोर्स के कंटेंट को बहुत चेंज किया, और स्लाइड्स भी बहुत ज्यादा चेंज किया। अगर आप पहले जो पहला बैच मैंने पढ़ाया उसकी स्लाइड्स को देखें, और जो आप पढ़ा रहा हूँ इसकी स्लाइड्स को देखें, तो इसके अंदर चेंज है, और बहुत ज्यादा चेंज है। फिर मैंने नए टॉपिक्स भी इंक्लूड करे। ठीक है ना? तो मैं इसको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कंप्लीट एसईओ को इसके अंदर अकम्पस नहीं कर सकता। जैसे कि साइट ऑडिट्स होते हैं, स्कीमाज होते हैं, फिर जो टेक्निकल टेक्निकल एसईओ के एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी एक्सएमएल साइट मैप्स होते हैं, और चीजें होती हैं। मैं ये सब चीजें इसके अंदर बनाना या वो करना नहीं कर सकता। तो लेकिन मैं आपको इतना नॉलेज दूंगा, इतना नॉलेज दूंगा कि आप, मतलब जनरल एसईओ का मैं आपको इतना नॉलेज दूंगा कि 90% ऑफ द एसईओ तकरीबन आपकी एक तरह से जो बेस है और एडवांस्ड एसईओ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक टेक्निकल एसईओ भी होती है। अब देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं मतलब उसके अंदर वो नहीं, वो कंप्लीट कर सकूंगा ना। ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ कि आपकी कंप्लीट एसईओ हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट एसईओ इस तरह नहीं होती। मैं इतने लेक्चर्स के अंदर ये नहीं मुझे एटलीस्ट 60 लेक्चर्स चाहिए इसके लिए। ठीक है ना? अच्छा, अब आप आ जाए ऑन पेज एसईओ के ऊपर। ऑन अब एसईओ के अंदर हम जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक होती है हमारे पास ऑन पेज एसईओ, दूसरी होती है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ, और तीसरी होती है हमारे पास टेक्निकल एसईओ। अब ऑन पेज क्या होती है? ऑन पेज एसईओ, देखें, ऑन पेज एसईओ क्या मतलब है? ये ऑन पेज जो है ये दो अल्फाज का मजमूआ है। ठीक है, दो अल्फाज का मजमूआ है। पहला लफ्ज क्या होता है? ऑन, और दूसरा लफ्ज है पेज। ठीक है, ऑन पेज यानी वो एसईओ की प्रैक्टिसेस, वो एसईओ के असूल और कवानीन जो कि इंप्लीमेंट होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, जो कि इंप्लीमेंट होंगे आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर। जैसे कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, बल्कि यार एक काम करें, 15 मिनट का एक ब्रेक ले लें। हम 3:25 पर वापस आते हैं। मैं अभी बोल बोल के थक गया हूं 1 घंटे से, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। 3:25 पर हम कंटिन्यू करते हैं।
जी। तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो मैं ऑन पेज एसईओ की बात कर रहा था। तो ऑन पेज एसईओ क्या होती है? एसईओ का वो पार्ट या एसईओ का वो तरीका कि जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की लुक एंड फील के ऊपर काम करते हैं, यानी अपनी वेबसाइट के यूजर इंटरफेस, यानी जिस वेबसाइट के पार्ट से हमारे यूजर ने इंटरेक्ट करना है। जैसे कि मेरे सामने यही है, चलें यही देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है, मेरे पास गूगल की एक सर्विस है, गूगल डॉक्स में यूज कर रहा हूँ। ये जो इसका ये कलर है, ये जो इसके ये मेन्यूज हैं, मेन्यूज का कलर है, तरतीब है, इसको किस तरह से दिखना है, ये सब कुछ इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर किया हुआ है ना। इस ये सब काम इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर किया हुआ है, ये सारा काम। ये सारा काम कि जो मुझे अपनी वेबसाइट का कलर कैसा रखना है, यूजर इंटरफेस कैसा रखना है, कि मेरी वेबसाइट दिखेगी कैसी मेरी वेबसाइट के ऊपर, कंटेंट किस तरह का होगा, ये सब कुछ जो कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट के डिस्प्ले लुक एंड फील के ऊपर कर रहा हूँ, कंटेंट के ऊपर कर रहा हूँ, कंटेंट लिखवाना कर रहा हूँ। ये सब कुछ किसके अंदर आता है? ऑन पेज ऐसे, यानी जो मैं अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहा हूँ, वो क्या कहलाता है मेरे पास? ऑन पेज एसईओ। क्या कहलाता है? ऑन पेज एसईओ। और इसी चीज को मैं यहां पर अगली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अप्लाइड ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होती है, जो आपकी अपनी वेबसाइट होती है। इंक्लूड साइट सेटिंग, कि आपने वेबसाइट अपनी वेबसाइट की कौन कौन सी सेटिंग्स जो है वो की हुई है, वेबसाइट में किस तरह की सेटिंग्स जो है वो मौजूद है आपकी वेबसाइट के अंदर। लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, कि वेबसाइट का लुक एंड फील क्या है, कि कोई जब उसको देखे तो उसको किस तरह, उसको वेबसाइट जो है वो कैसी दिख रही है, किस तरह के कलर्स दिख रही है, किस तरह का फॉन्ट साइज दिख रहा है, किस तरह का जो है वो मेन्यूज दिख रहे हैं। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, कि आपकी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज किस तरह से बनी हुई हैं, कैटेगरीज किस तरह से डिस्प्ले हो रही हैं, कौन सी कैटेगरी किस से कनेक्टेड है, कौन सी कैटेगरी में किस किस्म का कंटेंट है, कंटेंट जो लिखा जा रहा है वो किस तरह से लिखा जा रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। जो लिंक्स आपने इंटरलिंकिंग के लिंक्स प्लेस करने हैं वो कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ आता है, साइट स्ट्रक्चर आता है। तो एंड के अंदर मैं इसी चीज को समराइज कर रहा हूं कि इंप्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस व्हाइल कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्च इंजन। उस सर्च इंजन के स्पेसिफिक्स को, उस सर्च इंजन की, यानी आप देखें आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से देखें। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने सुना है कि नहीं, लेकिन आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होती है ना, वेबसाइट स्पीड, वो एसईओ का एक बहुत 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 बड़ा पार्ट होती है। टेक्निकल एसईओ के अंदर आप उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर जो है ना एलसीपी जो होता है आपका, ला कॉन्टेंटफुल पेंट और जो बाकी चीजें होती हैं उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। ये सब चीजें, ये सब प्रैक्टिसेस आप लाजमी फॉलो करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि आपने बहुत खूबसूरत सा इमेज देखा और उसे उठा के अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। आप इस बात को नोट करेंगे कि वेबसाइट, उस इमेज की टाइप क्या है, क्या पहले से अगर आपने वेबसाइट के ऊपर सारे जेपीजी के इमेजेस डाले हुए हैं तो क्या ये पीएनजी इमेज तो नहीं है। ये चीजें जो है, फिर आप अपनी वेबसाइट जितने भी इमेजेस होते हैं उनको कंप्रेस करते हैं, लेकिन कंप्रेस इस तरह से करते हैं, इट इज अ कंटिन्यूस वर्क टू डू ऑन, डिपेंड्स ऑन यू, कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कितना कंटेंट डाल रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो आप देखते हैं और मुसलसल अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये एक प्रॉपर बिजनेस है और इस बिजनेस को हैंडल करने के लिए आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। प्लीज इस चीज को अपने जहन में बिठा लें। इवन के एसईओ नहीं यार, आप दुनिया के कोई भी काम कर रहे हैं, आप स्किल कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको मुसलसल इस चीज की, आपको इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत होती है। ये आप अपने जहन में बात बिठा लें बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर होगी बात कि नहीं हुई? समझ आ गई? ओके, उसके बाद आ जाते हैं ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? अभी मुझसे किसी ने पूछा था बैकलिंक्स क्या होते हैं, अब यहां पर बैकलिंक्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। ऑफ पेज एसईओ, सबसे पहले तो ऑफ पेज से आप ये समझ लें कि वेबसाइट के वो काम जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं वो ऑन पेज है, जाहिर सी बात है आप अपनी वेबसाइट, लेकिन अपनी वेबसाइट के लिए आप कुछ काम ऐसे भी करते हैं जो आप उस वेबसाइट के ऊपर नहीं कर रहे होते। अपनी वेबसाइट के लिए आप कुछ ऐसे काम भी कर रहे होते हैं
जो आप उस वेबसाइट के लिए नहीं कर रहे होते। ठीक है, वो काम जो आप अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे होते हैं लेकिन अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं कर रहे होते, वो काम जो होते हैं वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आते हैं। अब उन कामों की जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट मिसाल है वो बैकलिंक है। अब बैकलिंक क्या होता है, मैं बैकलिंक को पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से यानी एक फिजिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, बैकलिंक बेसिकली एक भरोसे का नाम है, अगर मैं इसको बिल्कुल ही जनरल टर्म्स के अंदर आपको समझाना चाहूं। फर्ज करें कि चार लोग बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हैं, वो चारों लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि एकदम उनका प्लान बन जाता है कि खाना खाने चलते हैं। अब डेफिनेटली कंफ्यूजन होती है कि कहाँ खाने जाना है जब दोस्त बैठे होते हैं। तो एक दोस्त कहता है यार मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ, तुम उसका पिज्जा खाओगे ना, कमाल है, कमाल है, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। तो बाकी दोस्त कहते हैं ठीक है यार, ये हमारा दोस्त है, हम इस पे ट्रस्ट करते हैं, ये हमें जहां लेके जा रहा है ना, ये सही सी जगह लेके जा रहा होगा, पिज्जा मजे का होगा, चलो चलते हैं। वो दोस्त उसको उस पिज्जा जगह पे ले जाता है, वो पिज्जा जाके खाते हैं, फिर उनका क्या ओपिनियन होते है उनकी मर्जी है। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में समझें, जो वो पिज्जा है ना, वो जो पिज्जा शॉप है वो आपकी वेबसाइट है। वो जो पिज्जा शॉप है ना जहां पर दोस्त लेके गया है, वो आपकी वेबसाइट है। और वो जो दूसरे लोगों को ये कह रहा है कि यहाँ का पिज्जा अच्छा है, ये आपका बैकलिंक है। यानी जब आपकी वेबसाइट का जिक्र कोई दूसरी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर करे, जब आपकी वेबसाइट का जिक्र कोई वेबसाइट अपने पेज पर करे और आपके बारे में बताए, ठीक है, तो वो बैकलिंक होता है। यानी आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं, बैकलिंक। उसे क्या कहते हैं, बैकलिंक। समझ आ गई, बैकलिंक समझ आ गया। यानी आपकी वेबसाइट का लिंक कोई दूसरी दूसरी वेब, तो वहां से जब कोई आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर उसे बैकलिंक कहते हैं। तो अब देखें कि ये बैकलिंक आपकी वेबसाइट के ऊपर तो कोई काम नहीं हो रहा ना, दूसरे की वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक है, तो इसलिए इसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। यानी आपकी वेबसाइट का काम है लेकिन आपके पेज पे नहीं हो रहा, आपकी वेबसाइट पे नहीं हो रहा, किसी दूसरे के पेज पे हो रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका ऑफ पेज एसईओ। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ। इसी चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अप्लाइड फॉर द वेबसाइट बट यूजिंग अदर वेब एसेट्स, अपनी वेबसाइट के लिए तो अप्लाई करते हैं लेकिन दूसरों के वेब एसेट्स को यूज करके। द क्वालिटी ऑफ पेज एसईओ रिलाइज हैविली ऑन योर रिसर्च, ठीक है, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग क्वालिटी बैकलिंक। सबसे पहले ये लाइन के आपकी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स बनाने के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है, मोस्टली इसी चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है और किसी चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अपनी वेबसाइट के मुतालिक जो बैकलिंक्स बनाने होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ निच इज रिक्वायर्ड, बैकलिंक जो है उनको बनाने के लिए, और ये मैं सारे आपको बनाना सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना कि बैकलिंक कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं बनाते हैं, ये सारे बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, कंप्रिहेंसिव कंपैटिटर एनालिसिस, नीचे किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिंक बनाने को बैकलिंक कहते हैं उमर, ठीक है। कोई दूसरी वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, बैकलिंक। क्लियर होगी बात, ठीक है। कंप्रिहेंसिव कंपैटिटर एनालिसिस हेल्प्स इन बिल्डिंग अ गुड बैकलिंक स्ट्रेटजी। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कभी कंपैटिटर एनालिसिस मुझे कैसे हेल्प आउट करेगा एक अच्छी बैकलिंक स्ट्रेटजी बनाने में। इस चीज को मैं आपको अभी यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद, ठीक है, आपको इसका मजीद मतलब समझ आ जाएगा जब मैं आपको लेके जाऊंगा कंपैटिटर एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। देखिए, आपकी वेबसाइट, आपका जो मद्दे मुकाबिल है या जो आपका मद्दे मुकाबिल बिजनेस है, आप ये देखेंगे कि वो कौन से इन्फ्लुएंसर्स से या कौन से लोगों से अपने बिजनेस की अच्छाई करवा रहा है, ठीक है। यार अभी तो सब लोगों ने कहा है कि समझ आ गया, अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं समझ आया।
एक तो डायरेक्ट मैसेजेस नहीं करें, एवरीवन में मैसेज किया करें ताकि सबको क्वेश्चन का पता लगे। अब कह रहे हैं सबको समझ आ गया। बैकलिंक्स का तो उमैसा आपको अभी समझ नहीं आया था कि बैकलिंक्स क्या है? अगर आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर है तो वो बैकलिंक होता है। यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही है, उधर लिंक मौजूद है, ठीक है। तो अब कंपैटिटर्स एनालिसिस कैसे हेल्प करता है? अगर आपको यह पता लग जाए कि आप कौन सा बंदा है जो कि आपके कंपैटिटर्स की तारीफ कर रहा है बिजनेस की, और आपको उसका पता लग जाए, आपको उसका पता लग जाए, तो आप अगर उसी तरह के बंदों को राब्ता करके अपने बिजनेस की तारीफ करवाने लग जाएं तो क्या आप का आपका बिजनेस भी उसी लेवल पर नहीं चला जाएगा? तो अपने मदे मुकाबिल को देख के, उसके बैकलिंक्स को देख के हम इस चीज का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। और एंड वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे मेरे हर स्टूडेंट की तकरीबन जान जाती है कि कंज्यूम्स अ गुड अमाउंट ऑफ बजट। और बैकलिंक्स वाकई ही आपका अच्छा खासा बजट ले जाते हैं। भाई कोई भी आपकी आपका लिंक जो है, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे ऐसा ही नहीं लगा देता। उसे पता है कि मेरी वेबसाइट से इसके पास ट्रैफिक जाएगी, तो इस वजह से आप उसे पैसे देते हैं कि ये वो स्ट्रैटेजीज में आगे बैकलिंक बनाने की स्ट्रैटेजीज में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? उसके बाद आ जाए टेक्निकल एसईओ पे। टेक्निकल एसईओ क्या होती है? जी जी, उन्होंने बताया होगा, मेरे से भी कुछ सीख लीजिएगा ना। आपको सर बासित ने बताया, उन्होंने सही समझाया होगा। लेकिन जब मैं वेब बैकलिंक्स का बताऊंगा देखें, अभी मुझसे बैकलिंक्स बनाने के सवाल ना करें, वो उसी वक्त बनाना सिखाऊंगा जब मॉड्यूल आएगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। बनाने या नहीं बनाने, कैसे बनाने, कब बनाने, क्यों बनाने हैं, ये सब सवालात मेरे से ना करें। ये जब बनाने की बारी आएगी, अभी सिर्फ समझ लें। सिंपल एज दैट। अच्छा जी, उसके बाद देखें टेक्निकल एसईओ क्या होती है। देखें, हम टेक्निकल एसईओ के एक पार्ट करेंगे साइट स्ट्रक्चर इस मॉड्यूल के अंदर। बाकी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं करवा सकूंगा बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और उनको समझने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन इस वाले पार्ट का मैं कंटेंट के अंदर आपको लाजमी ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वाले पार्ट का मैं लाजमी आपको ओवरव्यू दूंगा। कंटेंट के मॉड्यूल के अंदर आपको मैं स्कीमा का लाजमी ओवरव्यू दूंगा और बताऊंगा, ठीक है। सो ये बातें, ये जो टेक्निकल एसईओ की टर्म्स हैं, ये आपको आगे जाके समझ आएंगी। ये थोड़ी सी एडवांस्ड, एडवांस तो मैं खैर आपको इसमें भी पढ़ाऊंगा। एक बात मैं और आपको बता दूं, ठीक है। एक बात, दो बातें मैंने बतानी है आपको अब लेक्चर के इस हिस्से के अंदर। मुझे पता है कि आप लोग एसईओ पढ़ रहे हैं, बहुत जगहों से पढ़ रहे हैं। मैं कभी भी किसी के सोर्स ऑफ नॉलेज और टीचर को गलत नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टिपिकल एसईओ आपने पहले पढ़ी हुई है और जो नॉलेज आपने आपके पास पहले है, मैं उन स्टिग्मास को ब्रेक कर दूंगा। आप लोग, आप लोगों की आंखें दिमाग खोल दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। ये मैं आपको बता दूं, ये गारंटी है मेरी। मैं किसी चीज की ऐसे गारंटी है वो नहीं कहता। लेकिन जो एसईओ आप लोग पहले देख रहे हैं ना मार्केट के अंदर और वैसे,
उससे ये वाला मॉड्यूल डिफरेंट होने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है आप लोगों को। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बैकलिंक की समझ आ गई है? समझ आ गई। अब आप आ जाए रेफरेंसेस के ऊपर। देखें मेरी बात सुने, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, नहीं ऑडिट्स नहीं करवा सकता जुबैर, ऑडिट्स तो मैं, यार ऑडिट्स तो बहुत बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव चीजें हैं, आप खुद सोचें मैं कैसे करवा दूं। बहुत ज्यादा टाइम ले जाएंगे, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। मैं आपको अपनी ऑडिट्स की कभी शीट दिखा दूं ना, आप लोग परेशान हो जाएंगे, इतने एक्सटेंसिव। मैं 600 800 डॉलर का तो ऑडिट करता हूँ। ठीक है, अभी आप ये पढ़ लें। ऑडिट ये होता है कि एक बंदा आपके पास आता है और आपको आगे कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है, मुझे बताओ इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं और क्या क्या ठीक है। तो आप उसकी वेबसाइट को पूरा चेक करते हैं कंप्लीटली, और पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसे बताते हैं कि ये फ्लॉज हैं, यहाँ यहाँ पर गलतियां, और फिर उन फ्लॉज का सलूशन भी देते हैं। ठीक है, ऑडिट सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है हमाद रजा, ऑडिट सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। अच्छा, अब मैं आपको दो चीजें बताने वाला था। पहली चीज बता दी, दूसरी चीज ये है कि हमारी इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और वो ड्रॉबैक ये है कि अगर हम अप टू डेट नहीं रहेंगे और पढ़ेंगे नहीं, और अपने आप को अप टू डेट, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये जो टेक इंडस्ट्री है, ये ऑनलाइन इंडस्ट्री है, ये हर रोज चेंज हो रही है। और स्पेसिफिकली जब से एआई आया है लैंडस्केप के अंदर, इफ यू आर नॉट अपडेटिंग योर सेल्फ यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ये बड़े बड़े जाइंट्स पागल नहीं है कि ये एआई नैरेटिव के पीछे भाग रहे हैं। ये लोग पागल नहीं है, ट्रस्ट यू मी। ये लोग इतना पैसा एआई नैरेटिव के ऊपर लगा रहे हैं, ये लोग पागल नहीं है। दे हैव गॉट अ रीजन, बिकॉज दुनिया का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। ठीक है, दुनिया का लैंडस्केप चेंज हो रहा है, एंड पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स एआई। तो हमें भी अपने आप को अपडेट रखना होता है अपनी फील्ड से मुतल्लिक। तो अपनी फील्ड से मुतल्लिक अपडेट रहने के लिए हमें मुसलसल पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, उससे अपडेट रहने के लिए कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। इनके ब्लॉग्स को दिन में 5 10 15 20 मिनट देने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये लिंक्स मैंने यहाँ डाल दिए हैं। सर्च इंजन लैंड डॉट कॉम है, सर्च इंजन जर्नल डॉट कॉम है, गॉच एसईओ डॉट कॉम है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है गॉच एसईओ, मैं इसको पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये। आपका दिल है इनमें से दिन में 10 15 मिनट इसको लगा लिया करें। अगर आप ग्रुप में देखें तो परसों मैंने जो है वो सर्च इंजन लैंड या पता नहीं जर्नल का ही एक आर्टिकल जो है। जी जी जिशान मलिक, इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आप लोग पता नहीं लेक्चर क्यों नहीं सुनते। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि आप एसईओ की सर्विस, मैंने यहां पर एक्सप्लेन करा है भाई, इस सवाल का जवाब इस जगह पे, लेक्चर के स्टार्ट के अंदर। जी जी, स्लाइड्स के अंदर ये लिंक्स हैं, ये स्लाइड्स ही आपके सामने ओपन है इस वक्त। 23 24 बंदे इस वक्त हैं, 23 बंदे इस वक्त मौजूद हैं जो है ना स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ये दे दिए हैं, इधर से इसको पढ़ा करें, समझा करें, और देखा करें चीजों को। ठीक है ना। और लाजमी अपने आप को अपडेट रखें। अगर आप नहीं रखेंगे, अगर आप अपडेट्स को नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि अगर मैं सर्च इंजन लैड के ऊपर जाता हूं, तो मैंने अगर पढ़नी है गूगल की कोई अपडेट, तो यहाँ पर बकायदा सेक्शन है एसईओ के अंदर, गूगल एल्गोरिदम अपडेट, यहाँ से जाके मैं इसको पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो आपने खुद को अपडेट रखना है लाजमी, अदरवाइज आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। देखना है आपने इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्लियर होगी बात कि नहीं हुई? अब इस बात के साथ ही आज का लेक्चर हो गया है एंड। अगर किसी के कोई आज के लेक्चर के लिहाज से या पीछे के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ ले, मैं उनके जवाब दे दूंगा। यस आई कैन उस्मान।
आई श्योरली कैन, बिकॉज आपने लेक्चर के एंड पे कहा है। डेफिनेटली आई विल oblige यू। ये लें, आपके पास आ गया लिंक। हेल्पफुल कंटेंट, जी आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई विल गेट टू द कंटेंट पार्ट, असद। ठीक है जी। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैं तो मैं क्लास को एंड करूंगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लें। Yes, I will teach everything that the slides are not even completed. There is lots of knowledge that is not even in the slides that I'll be teaching you guys actually. Slides सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं। सर वेबसाइट ट्रैफिक उसकी रैंकिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है भाई? रैंकिंग होगी तो ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक होती है तो रैंकिंग नहीं आती है वैस। जी, गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली बैकलिंक बनाने का एक तरीका है शायस्ता। मैं इंशाल्लाह बैकलिंक के मॉड्यूल में एक्सप्लेन करूंगा। सर ये बता दें कि बैकलिंक्स नहीं जरूरी नहीं है आसमा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और पीपीसी एड्स में आपको मेरी ये टीचिंग, ऑल्दो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और पीपीसी एड्स करता हूँ, लेकिन वो मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऑफ पेज एंड बैक भाई, बैकलिंक्स बनाने को ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। बैकलिंक्स बनाना ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट है उमर। टेक्निकल एसईओ के अंदर मैं सिर्फ साइट स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ और स्कीमा का वो दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू। उमेर अभी इसके ऊपर बात नहीं करते। जी, टेक्निकल एसईओ में साइट स्ट्रक्चर बताऊंगा। शुक्रिया दानिश। अच्छा जी, मैं ग्रुप लिंक आपको दे देता हूँ। ये तो ओपन ही हुआ है। ये लें, ग्रुप लिंक ले लें। उस उमर खान। चेक द रैंकिंग ऑन सर्व्स, मुइज खालिद। ये बातें आगे जाके बता दूंगा भाई। जी उमैसा आपकी मर्जी है, मैं आपको पढ़ा दूंगा जैसे आपको मुनासिब लगे। अभी आप ये चीजें पढ़ लें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर वो भी पढ़ लीजिएगा। पहले पढ़ तो लें, स्कीमा तो मैंने भी पढ़ाना है आप लोगों को। जी, मोस्टली ऑफ पेज एसईओ में सिर्फ बैकलिंक्स होते हैं। जी, टूल्स का इस्तेमाल करेंगे मिर्जा। टूल्स के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन है, क्यों परेशान होते हैं? सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उमैर देखें, आप मेरे से यहाँ पर मिलते हैं, मेरे से मिलके क्या करना है यार? अनजस्ट कुछ भी नहीं, एक सिंपल बंदा हूँ। सर एक ही वेबसाइट में अमेजोन एफिलिएट के अलावा मल्टीपल बिल्कुल लगा सकते हैं गनवा। शुक्रिया। नो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यस इट्स डिफिकल्ट। ऑडिट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। यस सैमरश का यूज होगा वकास। शुक्रिया अवैस। मोहम्मद अवैस मोहम्मद सिकंदर। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ लें आयशा, बस। बहुत शुक्रिया आयशा। हमाद, अब मुझे याद नहीं आ रहा यार। इंटर्नशिप का तो अभी आप पहले पढ़ लें हमाद। इंटर्नशिप का मेरे पास इस तरह का कोई सोर्स नहीं है, ऐसे ही मैं आपको फॉल्स होप दूं। अगर कुछ मेरे पास आया तो मैं डेफिनेटली आपको रेफर कर दूंगा। जी, बैकलिंक्स आर इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर मोहम्मद अवैस। 2 से 5 हुआ करेगी हफ्ते से इतवार को, हफ्ता और इतवार। इज इट अ गुड अप्रोच टू कन्वर्ट द ऑडियंस फ्रॉम बैकलिंक्स टू आर promo link without a bridge like website? Yeah, it is. Depends on the scenario as to what page you are referring to and what sort of audience you are bringing to it. And if the audience has already been warmed up by the content that you already served on the backlink page. It really depends on all of these things. If it's a warmed up audience and you are bringing them to some page where they are being asked to do a certain thing, and you will get commission out of it, then it's a good thing. If they are being rerouted abruptly without
any context being built in the past, then definitely it's a rude thing and you won't get good conversions out of it, है ना? I hope this helps out. और मैं अलग वेबसाइट बने, जी जी ऐसा आपकी मर्जी है, इस बारे में अलग वेबसाइट बनाना ही बेहतर होता है वैसे। सर कैसे पता चलेगा हमारी साइट रैंकिंग हो रही है या नहीं? आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लग जाएगी साहब, और गूगल सर्च कंसोल आपका ये बताता है, और एसईओ वाले सर आपको सर्च कंसोल में ये बताएंगे भी। सर एफिलिएट मार्केटिंग में हमारी अपनी ब्रांड बिल्ड नहीं हो सकती? हो सकती है असद, क्यों नहीं हो सकती? ई कॉमर्स स्टोर को फ्लिप करवा सकते हैं? नहीं नहीं, एफिलिएट साइट में हमारी ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो सकती है सर, सॉरी। फ्लिप करवा सकते हैं एफिलिएट साइट, नहीं नहीं, ई कॉमर्स भी होते हैं, क्यों नहीं होते? गुड क्लास, बहुत शुक्रिया सोहेब। सर ठीक है, ऑफ पेज एसईओ विल बी डन बाय अस, बट फॉर दैट टू पुट आवर लिंक्स। जी जी मोहम्मद उमर, आई हैव अ डिजिटल मीडियम, if I want to affiliate hosting with using your staging and will improve my agency. If I want to affiliate hosting with your, yes it's possible Mansoor. Yes you can face in which city you are running your software? अब मुल्तान में होता हूँ जी मैं, if you are just taking question. Yes you can sir, how, please answer me, can we build our own brand? So, no we cannot Asad, we cannot build it really नो नो, ब्रांड बिल्डिंग हैज टू एस्पेक्ट्स। अगर तो आप ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं जैसे कि कंज्यूमर रिपोर्ट्स है, वायर कटर है, कि जिसके अंदर आप प्रोडक्ट, आप एक ऐसी अथॉरिटी और ब्रांड बनना चाहते हैं कि जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स और रिव्यूज को वाकई माना जाए, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेफिनेटली ब्रांड बिल्डिंग या वेबसाइट ब्रांड बिल्डिंग हो सकती है। बट अगर आप ये कहें, मतलब प्राइवेट लेबल होना मुश्किल है एफिलिएट के अंदर। सर आप अच्छा पढ़ाएं। ओके शबाना, मैं इस पर सोचूंगा, थैंक यू। यस दे आर डिफरेंट। सारी क्लासेस ले लें शाइस्ता फिर। आपकी मर्जी है फौजिया। थैंक यू गन्ना। मसला होगा उमैसा, ई कॉमर्स एक डिफरेंट थिंग है। थैंक यू मोहम्मद साहब, थैंक यू। शाइस्ता सारी क्लासेस ले लें। जी मैं यहाँ पर अप्रूव कर देता हूँ अभी ये सारी, ये अप्रूव कर दी हैं जी मैंने सारी रिक्वेस्ट। ठीक है, ये अप्रूव कर दी हैं, अभी आप सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे इसमें। ठीक है। डिपेंड्स के वो कितने पैसे बना रहे हैं मिर्जा, इसको उसी वक्त बताऊंगा मंसूर। बहुत शुक्रिया सोहेब, थैंक यू। ठीक है जी, अगर अब सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, नीलम मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक मल्टीपल टाइम्स दे दिया, एक दफ़ा फिर दे रहा हूँ। आप इसको ऊपर यहाँ से ले लें मेरे से, और इसको रिक्वेस्ट भेजेंगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है? ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। आप सब लोग अपना ख्याल करें। फिर इंशाल्लाह बातचीत होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।